हेलो एवरीवन, माय सेल्फ माला गर्ग और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7 ईटेक का सिविक्स का चैप्टर वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट क्या है और ये कैसे काम करती है, इसको समझने से पहले मैं आपको एक ब्रॉड आउटलाइन समझाती हूँ। ये है हमारा इंडिया, राइट। इसमें जो ये आप अलग अलग कलर के देख रहे हैं पीसीस, ये क्या है? ये स्टेट्स है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, है ना। ये क्या है? स्टेट्स। तो इस चैप्टर में हम लोग इन स्टेट्स की वर्किंग पढ़ेंगे, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसमें बताती हूँ कि जो हमारी ये स्टेट्स होती हैं, ये आगे भी फर्दर जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड होती हैं। स्टेट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब इसमें मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ पंजाब का। ये देखिए, ये है पंजाब। पंजाब में आपको ये छोटे छोटे बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज है एरिया वाइज डिवाइड की हुई, जो ये आपको दिख रही है। और टोटल जो पंजाब में कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो कितनी है? 117। और ये छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होता है, हर पार्टी का एक मेंबर जो है इलेक्शंस में खड़ा होता है। जैसे आपके एरिया में देख लीजिए कितनी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। पहले तो इंडिया में देखते हैं, कांग्रेस, बीजेपी, अकाली दल, आम आदमी और आजाद उम्मीदवार भी कितने खड़े हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही हर एक छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 to 6 और ज्यादा भी कई बार पार्टीज के मेंबर खड़े होते हैं। फिर होती है इलेक्शंस होती है और हर एक में सिर्फ एक पर्सन जीतता है, ठीक। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र को थोड़ा डिटेल में। ये है महाराष्ट्र की कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये देखिए, महाराष्ट्र में है 288 कॉन्स्टिट्यूएंसीज और इसमें से हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें हम कुछ और चीजें भी देखेंगे, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के चैप्टर से, जहां मैंने आपको बताया कि जो स्टेट है वो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड है और हम इसमें महाराष्ट्र की डिटेल में पढ़ेंगे। अब 1 रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैंने ये आपको बताया कि जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी उसमें से एक उम्मीदवार एक ही पार्टी का जो है वो जीत जाता है। और क्या होता है फिर? डिफरेंट एमएलए बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये तो है नहीं कि मेरे एरिया में अगर कांग्रेस का पर्सन जीता है तो आपके एरिया में भी कांग्रेस होगी, वहां बीजेपी हो सकती है, किसी और के एरिया में अकाली दल हो सकती है ना। तो यहाँ पर क्या देखा जाता है, यहाँ पर वो लोग अपनी टोटल सीट्स काउंट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब में 117 है इन पंजाब एंड महाराष्ट्र में कितनी है? 288 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब इनका हाफ क्या बनेगा? 58.2 एंड इसका बनेगा 144। अब जिस पार्टी के मेंबर्स जो हैं इतनी सीट से जीतते हैं, मींस अगर 117 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अगर बीजेपी को अपनी जो पार्टी है उसमें लानी है पावर में, तो उनको 59 सीट्स चाहिए, ठीक है ना। और महाराष्ट्र में अगर ऐसा ही है तो उनको कितनी सीट चाहिए? 144 सीट्स उनको चाहिए, मतलब उनके इतने एमएलए जीतने चाहिए, तभी क्या है वो लोग क्या है डिफरेंट जो है अपनी पावर में आ सकते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि डिफरेंट एमएलए जो हैं वो डिफरेंट उसमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जीतते हैं और बिलोंग करते हैं। अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वन मोर देन half the number of constituencies in the state can said to be majority। अब जिसके पास हाफ से ज्यादा होंगी वो जो पार्टी है वो मेजॉरिटी के साथ जीत जाती है। अब की बार जो इलेक्शंस होंगे आप जरूर उस पर ध्यान दीजिए और पहले आप टोटल सीट्स देखिए, फिर आप देखिए कि उनमें कितनी कितनी उन्होंने जीती हैं, राइट। यहां तक हमने कर लिया है। अब आगे क्या है? देन दैट पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट। वो जो पार्टी होती है वो अपनी गवर्नमेंट बना लेती है, सरकार बना लेती है एंड दे आर सेड टू बी द रूलिंग पार्टी, जो रूल करेगी, जो देश पर या उस स्टेट पर रूल करेगी। हम स्टेट वाइज कर रहे हैं ना, तो वो उस स्टेट पर रूल करेगी, ठीक है। अब 1 एमएलए आउट ऑफ देम बिकम्स द चीफ मिनिस्टर। अब जो 59 जीते हैं या 144 से ज्यादा में जीते हैं, उनमें से क्या होगा? एक को चीफ
का जो हेड है वो है चीफ मिनिस्टर, और जो इंडिया का हेड है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो आप उसको उसके साथ रिलेट करके इसको याद रख सकते हो कि देन पार्टी फॉर्म द बिकम द चीफ मिनिस्टर, जो पर्सन बनता है। देन ही सिलेक्ट्स द अदर मिनिस्टर्स। अब वो जो चीफ मिनिस्टर बना है वो बाकी के मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है कि तुम जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट देखोगे, तुम यहाँ का जो है हेल्थ डिपार्टमेंट देखोगे, तो हर एक मिनिस्टर को वो अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स दे देते हैं ताकि वो उसको अच्छे से ध्यान रख सके उनका और उसकी जो इम्प्रूवमेंट में हेल्प कर सके। ऑल्दो चीफ मिनिस्टर खुद भी जो है वो उनमें पूरी देखरेख करते हैं, और जो है गवर्नर अपॉइंट्स है। अब उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने सिलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उनको जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो कौन देते हैं? वो देते हैं गवर्नर, जो हमारे स्टेट के गवर्नर हैं जो देश के, वो उनको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। और फिर जो है हर एरिया, हर डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स जो हैं फाइनलाइज हो जाते हैं, राइट। अब हम देखते हैं एक केस जहां पर जो है मेजॉरिटी में अगर कोई पार्टी ना जीते तो क्या होता है, राइट। देखिए, तो अब देखते हैं महाराष्ट्र की असेंबली में। आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स याद है ना कितनी थी? 288, राइट, और हमें हाफ चाहिए। तो ये जो महाराष्ट्र में इलेक्शंस का रिजल्ट है ये है 2009 का। 2009 में जो इलेक्शंस हुई थी उसमें क्या हुआ, किसी भी पार्टी के पास मेजॉरिटी वोट्स नहीं आए। मींस इसका हाफ जो हमें 144 चाहिए था वो किसी के पास नहीं था। तो ऐसे में क्या होता है, जो दो रूलिंग पार्टीज होती है जिनका टोटल है, तो वो दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? मेजॉरिटी पार्टी बना लेती है। तो उसमें कौन आया हमारे पास? इंडियन नेशनल कांग्रेस INC एंड नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, अपनी मेजॉरिटी वहां पर बना ली, मेजॉरिटी पार्टी कर ली। लेकिन सबसे ज्यादा वोट्स किसके पास थी? हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। तो उनके जो हेड थे उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, और उस टाइम पे जो चीफ मिनिस्टर बने थे उनका क्या नाम था? अशोक शंकरराव चव्हाण, राइट। तो ये वो सिचुएशन थी जिसमें हम देख रहे हैं कि अगर किसी पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं आई, मींस हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स, सीट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो अगर कोई दो का टोटल भी हो रहा है या कोई दो मेजॉरिटी में आ रही है तो वो दो मिलकर भी जो है पार्टी बना सकती हैं। लेकिन उसमें जो है थोड़ी पावर जो मेन हेड की आ जाती है, वो जिसके पास ज्यादा वोट्स है, मेजॉरिटी वोट्स है, उनके पास ही जाती है। तो इसमें अब क्या होता है कि अब जो हमारे चीफ मिनिस्टर चुन लिए गए हैं अशोक शंकरराव चव्हाण, तो ये जो है अपनी मिनिस्ट्री को चुनते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को देखती है। मैंने आपको बताया ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट वगैरह सब में ड्यूटीज लग जाती है, तो वो चीज होती है। और जो पार्टीज हार जाती हैं, अब ये जो हार गई पार्टीज ये क्या होंगी? ये आएंगी ऑपोजिशन में। मींस इनका रोल भी बहुत बड़ा होता है, ये ऑपोजिशन में बैठती है और उनके हर काम में, जो पार्टी जीत गई है उनके हर काम में जो है ये क्वेश्चन पुट करते हैं उनको कि ऐसा क्यों है, ऐसा करने से क्या होगा, है ना। तो वो चीज, तो अब क्या होता है, चीफ मिनिस्टर भी हो गए, मिनिस्टर्स भी हमने चुन लिए, तो क्या बनता है? MLAs, रूलिंग पार्टी एंड ऑपोजिशन मीट्स टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। अब जो रूलिंग पार्टी थी और जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी थी, उनके जो MLAs होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? वो मिलते हैं असेंबली में, मीट्स टू जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर इकट्ठे होते हैं और वहां पर वो जो आने वाले मुद्दे हैं उनपे डिस्कशंस करते हैं, राइट। तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्क ऑफ MLA पढ़ेंगे, राइट। आई होप कि आपको ये चीजों से समझ आ गया होगा कि MLA को कैसे चुना जाता है, कौन सी जो सीट्स हैं, कितनी सीट्स हैं, उनको कैसे वो लोग चुनते हैं। ये क्लियर हो गया होगा बिल्कुल आपको। तो थैंक यू।